हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। तो आज के इस पॉलिटिकल थ्योरी में जो हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। अगर आज आप इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वॉर देख रहे हैं या फिर और भी अगर हम वर्ल्ड अफेयर्स देखें तो उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट का जो एक मुद्दा रहता है या फिर कन्फ्लिक्ट का जो रीजन रहता है वह रहता है नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, है ना। तो देखेंगे कि राष्ट्रवाद जो है इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। सो देखो बेसिकली ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। अब तक हम पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप पढ़ चुके हैं और आज जो है हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है राष्ट्रवाद का। और अब फिर इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर होगा दैट इज सेकुलरिज्म, है ना, धर्म निरपेक्षता। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है देखो आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि ऑप्शनल के स्टूडेंट है जिन्होंने PSIR ले रखा है, पॉल साइंस से दे रहे हैं बच्चों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला बुक बहुत ज्यादा, ठीक है। और देखो अगर आपको पॉलिटी में GS के अगर आप क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं स्पेशली जो आपके मेंस के पेपर होते हैं तब भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझ पाए। सो राष्ट्रवाद में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, इंट्रोडक्शन की, है ना, कि आखिर नेशनलिज्म है क्या। तो क्या है इसके लिए सबसे पहले जो शुरुआत हमने हर एक कॉन्सेप्ट के साथ की थी कि आखिर राष्ट्रवाद जो है या कोई भी जो कॉन्सेप्ट है इसका बेसिकली इंट्रो आखिर है क्या, एक परिचय क्या है। देन सेकंड हम इसमें देखेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद, नेशन एंड नेशनलिज्म, नेशन एंड नेशनलिज्म, नेशन एंड नेशनलिज्म, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद को समझने के लिए हमें इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको समझना पड़ता है। जैसे कि आपके अंदर एक राष्ट्रवाद कैसे आ सकता है, तो उसके लिए आपके नेशन के साथ हो सकता है आपकी टेरिटोरी वाला एक मदरलैंड वाला कॉन्सेप्ट जो है वह जुड़ गया हो कि हमारी मातृभूमि है, हमारी पितृभूमि, हमारी गृह भूमि, हम इसके लिए युद्ध करेंगे। हमारा इतिहास एक जैसा रहा हो, है ना, हमारा जैसे कि आज भी हम देखेंगे कि दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश है वह नजदीक आते हैं इस बात को लेकर कि हमारा कल्चर और शायद इतिहास एक ही था। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह की साझी बातों को ढूंढा जाता है राष्ट्रवाद के लिए। सो राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के लिए 4-5 बातें जो बहुत जरूरी होती हैं। एक तो हम शेयर्ड बिलीफ की बात करते हैं, शेयर्ड बिलीफ्स मतलब साझे विश्वास होने चाहिए, है ना, शेयर्ड बिलीफ्स हो गए। सेकंड हम इसमें हिस्ट्री की बात करेंगे कि जो हमारा इतिहास है वह एक जैसा है। हम ऐतिहासिक रूप से अगर हम आज अपने फ्यूचर को देखें और हम अपने पास्ट को देखें तो हम चीज़ों को आसानी से जोड़ पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, हमारा एक ही इतिहास रहा, ठीक है। एंड टेरिटोरी, एक जमीन टुकड़े के लिए मरने मिटने वाली जो बातें रहती हैं, है ना, कि 1 इंच जो हिस्सा है वह नहीं देंगे, कैसे भूक्षेत्र से इंसान का इतना लगाव हो जाता है। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स, कुछ राजनीतिक आदर्श ऐसे होते हैं जैसे कि हम डेमोक्रेसी की बात करें, लास्ट चैप्टर सेकुलरिज्म की बात करें, फ्रीडम की बात करें, है ना, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, तो कुछ पॉलिटिकल आइडियाज एटलीस्ट ऐसे होते हैं कि जो कि हम जिसके लिए जिसके साथ हैं हम, है ना, हम साथ में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि हमें वो आदर्श पसंद है। किसी को डेमोक्रेसी पसंद है, किसी को डिक्टेटरशिप पसंद है तो वो सोचेगा कि चलो हम किसी और कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेसी पसंद है तो चलो हम इंडिया में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सब साथ में हैं, हमारे कुछ क्या है, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स हैं, हमने कुछ आदर्शों को माना है और हम उन्हीं आदर्शों के लिए साथ में भी हैं। और लास्ट है शेयर्ड या कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी हमारी क्या है, एक पहचान जुड़ी है, जुड़ी हुई पहचान है, साझी पहचान है। तो शेयर्ड बिलीफ्स एक बात हो गई, हिस्ट्री दूसरी बात हो गई, तीसरी बात हो गई टेरिटोरी, ठीक है, चौथी बात हो गई कॉमन आइडेंटिटी, पांचवी बात हो गई शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज। और इस तरीके से ये जो पांचों मिले उससे राष्ट्र और राष्ट्रवाद को समझने में हमें काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे
राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन, राष्ट्र आत्मनिर्णय। सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो भाव है कि हम अपना निर्णय खुद करेंगे, सोवरेनिटी की हम बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, है ना, मतलब हम अपना निर्णय खुद करेंगे, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। और एज अ नेशन अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक आइडेंटिटी हो, अगर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं था, क्योंकि एक राष्ट्र के जो नागरिक थे, भारत के जो नागरिक थे, उनके डिसीजंस नहीं चल रहे थे कि क्या पॉलिटिकल बिलीफ्स हो, क्या हमारी आइडेंटिटी हो, हम किस तरह का कल्चर अपनाएं, क्या हमारा डेमोक्रेसी एंड बाकी चीजें हों। तो यहाँ पे क्या था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक जो भाव होता है कि भारत भारतीयों के लिए इसको छोड़ के जाओ। ये क्या है? ये एक ऐसा भाव है कि हम स्ट्रगल करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल करते हैं, और जो भी राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं, देखो बड़ी दोहरी भूमिका है इसकी। दोहरी भूमिका इन सेंस कैसी कि ये जहां देशों को जोड़ने का काम करता है, जैसे जो अरब कंट्री है वह इसी अरब नेशनलिज्म के नाम पे आपस में जुड़ रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे ये देशों को तोड़ने की बात करता है कि मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में जो है वहां पे क्षेत्रवाद, लेकिन उसमें राष्ट्रवाद की भावना, मतलब वो चाह रहा है कि अलग, जैसे अब खालिस्तान की भावना है तो आप कह दो कि खालिस्तान की भावना सही है। तो यहां पर क्या हो सकता है? क्या नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जिस तरह से जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, अलगाववादी भावना, क्या ये नेशनलिज्म है? तो यहां पर क्या है कि अगर ये दो अलग अलग बातें हैं कि ये यूनाइट भी कर रहा है, तो ये बड़े बड़े एम्पायर्स को ब्रेक करने का भी एक क्षमता रखता है। ठीक है, जहां पर हम यूरोप की बात करेंगे, चाहे यूरोप का एकीकरण हो, कंसोलिडेशन हो, या फिर इटली की बात करें, हंगरी जो राष्ट्र है जब वो उनका टूटना हुआ, ब्रेक हुआ, वो सब की बात करें, पुर्तगाली हैं, डच है, ब्रिटिश है, फ्रेंच लोग हैं, जहां जहां इन्होंने अपने कोलोनाइज किया हुआ था, जहां जहां इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे, उन उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो राष्ट्रवाद क्या था? ब्रिटिशर्स की तरफ से राष्ट्रवाद था या फिर इंडियंस की तरफ से राष्ट्रवाद था? एक शासन कर रहा था, दूसरा शोषित था, उसने खुद को स्वतंत्र कर लिया। तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? ठीक है, नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है आखिर वह है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो सेल्फ डिटर्मिनेशन इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। क्लियर है? और लास्ट पॉइंट है इसमें राष्ट्रवाद और बहुलवाद, नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। नेशनलिज्म तो समझ है, प्लूरलिज्म की हम बात करेंगे, दैट मीन्स बहुलवाद। बहुलवाद, ठीक है। अगर आप वन नेशन वन कल्चर की बात करेंगे तो उसकी डाइवर्सिटी कहाँ जाएगी, जिसका अलग कल्चर है वो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें जो हैं वह साथ हो सकती हैं कि जब हम राष्ट्रवाद को प्रमोट करते हैं, क्योंकि अगर एटलीस्ट देखो इस राष्ट्रवाद को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझो, सबसे लास्ट वाला, कि हमारे यहाँ अगर इतने डिफरेंट कल्चर है, इतना डिफरेंट ट्रेडिशन है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके ट्रेडिशन परंपराएं अलग है, उनके रिवाज अलग है, कस्टम्स अलग है, तब ऐसे में क्या हमें एक ही चीज को प्रमोट करना चाहिए, पूरी सभी को यही एक ही ट्रेडिशन, एक ही प्रैक्टिस फॉलो करें, या फिर उन्हें ये स्वतंत्रता हो कि वह अपने अलग अलग जो प्रैक्टिसेस हैं, जो धर्म है, ट्रेडिशन, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो उसमें प्लूरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां चला जाएगा। सो राष्ट्रवाद को समझने के लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सेकंड हम देखेंगे कि राष्ट्र से राष्ट्रवाद कैसे जुड़ा हुआ है, तो हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ जाए, उसके लिए कुछ कॉमन फैक्टर्स जो हैं हम सभी के बीच में होते हैं। जैसे कि आप यूरोप के किसी व्यक्ति के साथ बहुत ऐसा इंटेंस फील नहीं कर रहे हो, या फिर उसके साथ आपकी शेयर्ड हिस्ट्री नहीं है बहुत ज्यादा, तो आप उससे कैसे एक लगाव महसूस करेंगे, आप वहां से आप उस चीज को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हम इंडियंस हैं, ठीक है, अगर अलग अलग राज्य में जो लोग रह रहे हैं भारत के, वो जरूर कहेंगे कि हमारा साझा इतिहास है, हमारे साझे विश्वास है, तो उनके बीच के जो एक रिलेशन है, उनके बीच की जो कॉमन आइडेंटिटी है, उनके बीच के जो आइडियल्स हैं,
सभी मानते हैं, है ना, और ये चीज हमें जो है वह जोड़े रखती है। सो नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो भावना है ये प्रोत्साहित करेगी कि जो राष्ट्र है वह स्वतंत्र हो जाए और अपने निर्णय खुद ले। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वह कहां तक जरूरी है, इसके क्या चैलेंजेस और क्या रिजल्ट होंगे, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ साथ लिखते चलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, बस 4 पॉइंट्स को हमें पढ़ना है, ठीक है। सो first when we talk about nationalism, या फिर हम एक कॉमन आइडिया की बात करें, या फिर हम ये देखें किसी से पूछे कि अच्छा ये बताओ, जनता की हम एक राय ले लें, हम एक क्विक पोल करा लें। क्या करें हम नेशनलिज्म पे एक क्विक पोल करा लें और इनसे पूछे कि नेशनलिज्म जो है वह क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आप बहुत ज्यादा नहीं बता पाओगे। जैसे कि चलो हमने डेमोक्रेसी की बता दी, सेक्युलरिज्म की बता दी, नेशनलिज्म की हम डेफिनेशन नहीं बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम किसी एक लाइन में नहीं बांध पा रहे हैं। आपके पास है कोई नेशनलिज्म की डेफिनेशन, नेशन की डेफिनेशन बताइएगा। एक लाइन में तो नहीं होगी। इतना आसान होता अगर इन शब्दों को परिभाषित करना, तो क्यों हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ कह देते हैं थ्योरी मत बताओ, फैक्ट बता दो। थ्योरी में अगर हम पढ़ रहे हैं इन सेंस, इसका मतलब ही है कि आप इसको आसानी से वन लाइन में नहीं समझ सकते। डेमोक्रेसी को समझ लोगे, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है, लेकिन अब इसको डिफाइन करो, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो अगर हम एक क्विक पोल करा लें तब हम देखते हैं कि इस क्विक पोल में लोगों के जो भाव आएंगे, ठीक है, इसमें कोई कहेगा कि देशभक्ति मतलब हमारा नेशन फ्लैग, उसको सम्मान देना, मतलब हमारा नेशनल, अगर हम एंथम कहीं हो रहा है हम उसमें खड़े हो जाए, हम उसका सम्मान करें, ये देशभक्ति है। देशभक्ति से जोड़ेंगे, जब आप 15 अगस्त या 26 जनवरी की जब परेड देखते हैं, आप उसको देखकर बड़ा ही प्राइड महसूस करते हैं, अपनी हिस्ट्री को याद करते हैं, अपनी विक्ट्री को याद करते हैं। तो यही सारी चीज तो क्या है, नेशनलिज्म का एक भाव हो जाता है। तो जब हम क्विक पोल कराएंगे कि व्हाट इज नेशनलिज्म, तो आपको इसमें पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना, अब बता कोई नहीं रहा कि भाई है क्या, बस कह दिया कि देशभक्ति जो है वो राष्ट्रवाद है, आप अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, डेडिकेटेड है। बट डेडिकेशन किसके लिए, किन आदर्शों के लिए, और जिन आदर्शों के लिए वो क्या है, इन्हीं चीजों को तो समझना है। तो किसी ने कहा कि देखो भाई ये तो क्या है, पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है कि अगर आप व्हाट्सएप की डीपी चेंज कर लेते हैं 15 दिन के लिए आप देशभक्त हो गए। आजकल तो ऑनलाइन देशभक्ति बड़ी जोरों से है। सो यहाँ पर देशभक्ति की बात हो गई, नेशनल फ्लैग की बात हो गई कि हम यहाँ पर नेशनल फ्लैग, ठीक है, आसमान में जो है तिरंगा लहरा रहा है, आप उसमें खुश हो जा रहे हैं देख के। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है कि ये आपका नेशनलिज्म का एक फैक्टर हो गई कॉमन राय में। या फिर लोगों का कहना है कि सैक्रिफाइसिंग, आप क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सैक्रिफाइस फॉर द नेशन, सैक्रिफाइस फॉर द नेशन, ठीक है, ये क्या है, ये देशभक्ति है, ठीक है, ये नेशनलिज्म है। या फिर हम जब रिपब्लिक डे की परेड की बात करते हैं, रिपब्लिक डे परेड की बात करेंगे, तो ये हमें कैसा सेंस आता है, बड़ा ही हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। स्ट्रेंथ एक ऐसा आइडिया है ना, एक ऐसा आइडियल जो हम सभी के मन में आता है। सो रिपब्लिक डे, सेंस ऑफ पावर, डाइवर्सिटी, स्ट्रेंथ, सेंस ऑफ पावर, ठीक है, डाइवर्सिटी। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जो हमारे मन में आते हैं रिपब्लिक डे की परेड को देखते हुए, ठीक है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डिफिकल्ट, मतलब इसको एक वर्ड में परिभाषित कर देना, व्हाट इज नेशनलिज्म, थोड़ी जल्दबाजी होगी, है ना। सो नेशनलिज्म जो ये टर्म है, बेसिकली इसको डिफाइन करना बड़ा ही कैसा है बच्चों, डिफिकल्ट है ना। कैसा है, बड़ा ही एक कठिन सा काम है, एक डिफिकल्ट टास्क है। सो लेकिन बेसिकली हमें फिर इसको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। सो नीड टू बी स्टडीड बिकॉज
नीड टू बी स्टडीड, बिकॉज अगर आप IR पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना चाहते हैं, अभी जो वॉर चल रहा है आप उसको समझना चाहते हैं, तो आपको सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो है उसको भी समझना होगा, बिकॉज इट प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड अफेयर, बिकॉज इट प्ले such an important role in world affairs। जो भी विश्व के मुद्दे और सारी चीजें चल रही हैं उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वह नेशनलिज्म जो है वह प्ले करता है ना। तो इसलिए राष्ट्रवाद जो है वह क्या है, इसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, राष्ट्रवाद को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। हाँ, हम कॉमनली एक जो अगर बोल कर आए तो लोगों का जो है वह जनरली ये आंसर आएगा कि देश के लिए मरने मिटने का भाव, ये नेशनलिज्म है ना। सो बेसिकली कहा जाता है अ नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। इसको आगे समझेंगे वैसे कि क्यों इसको काल्पनिक समुदाय कहा है ना, टुगेदर बाय कलेक्टिव बिलीफ्स, एस्पिरेशंस एंड इमेजिनेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या है कि हम एक कलेक्टिव जो बिलीव है, एस्पायरेशंस है, इमेजिनेशंस है, ये सारी जो चीजें हैं वह हम सभी की एक ही जैसी हैं, हम एक कम्युनिटी की तरह फील कर रहे हैं, हम एक ही समुदाय का फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सारी चीजें शेयर्ड है। चलिए अब देखो, सो बेसिकली कहा जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट कंपीलिंग पॉलिटिकल क्रीड्स है, मोस्ट कंपीलिंग नेशनलिज्म जो है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज ऑफ कहा जा रहा है कि एक बहुत ही ज्यादा मजबूत सम्मोहक देश के लिए ये करो वो करो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आतंकवादी जो है वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि आपको अपनी जगह के लिए या फिर हमें अपने धर्म के लिए या फिर स्टेशन के लिए हमें ये करना है, हमें ये करना है, ठीक है। लोग वहां पे मरने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की, इतना ज्यादा एक सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत है, सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत है। अब आप देखेंगे कि इजराइल के बहुत सारे लोग जो सिविलियंस थे वो जाके सेना में भर्ती हो जाते हैं, मतलब सैनिक बन रहे हैं और जाके लड़ रहे हैं इजराइल की तरफ से। तो ये क्या है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए जब बात आ गई कि अब दो देशों के बीच की लड़ाई है तो उनके जो नागरिक है, जो सिविलियंस है, अपने आप एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग पॉलिटिकल क्रीड्स है, बहुत ही एक सम्मोहक सा राजनीतिक सिद्धांत है नेशनलिज्म। अब देखो कैसे कि जैसे वाई इंडिया एंड पाकिस्तान हेट ईच अदर, ऐसा क्या है। आप देखेंगे कि जब कसाब ने भारत पर हमला किया, मेट्रो में गन लेके काफी सारे लोगों को निहत्ते, जो बेकसूर लोग थे उन लोगों को मारा, और वहां पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो उनकी मां है वह कह रही थी कि उसने बहुत अच्छा किया। तो यहां पर इस तरह के जो चीजें हैं, इस तरह के एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं, हेट बताते हैं, नफरत बताते हैं। तो नेशनलिज्म क्या है, एक दूसरे के प्रति नफरत का भी भाव पैदा करती है, तो अपने देश के लिए मरने मिटने की भी बात करती है। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने लोगों को यूनाइट किया तो लोगों को तोड़ा, जिसने लोगों के बीच में प्यार जगाया तो लोगों के बीच में नफरत और घृणा जो है वह भी कूट कूट के भर दी। सो नेशनलिज्म ये है। सो नेशनलिज्म क्या है, सबसे पहले तो एक शब्द को याद रखो, मोस्ट कंपेलिंग ऑफ पॉलिटिकल क्रीड है, एंड विच हैज हैड टू शेप्ड हिस्ट्री। Which has helped to shape history। इसने हमारे इतिहास को शेप देने में बड़ी भूमिका निभाई। Inspired intense loyalty, नेशनलिज्म क्या करेगा, इंस्पायर्ड इंटेंस लॉयल्टी, अपने देश के लिए, and not only loyalties as well as जहां पे ये अपने देश के लिए एक प्रतिबद्धता की बात करता है, वहीं ये बहुत गहरी नफरतों को भी जन्म देता है किसी दूसरे देश के प्रति, एंड एज वेल एज डीप हेटेड है ना।
तो यहाँ पर राष्ट्रवाद है कि भाई पाकिस्तान का राष्ट्रवाद है कि वो इंडिया को हेट कर रहे हैं, इंडिया का राष्ट्रवाद है कि वह पाकिस्तान को हेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये नेशनलिज्म हो गया। और इस यही नेशनलिज्म हमें इंस्पायर्ड कर रहा है अपने देश के लिए लॉयल्टी दिखाने के लिए, और जो दूसरा देश है उससे हेट करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। सो इट हैज यूनाइट पीपल एंड एज वेल एज डिवाइड देम। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ये हमें इंस्पायर्ड किसके लिए कर रहा है, ये हमें यूनाइट भी कर रहा है एंड हमें डिवाइड भी कर रहा है। यूनाइट भी कर रहा है, ये लोगों को जोड़ भी रहा है और ये लोगों को तोड़ भी रहा है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, जब जब किसी जैसे कि ब्रिटेन ने हम पर शासन किया, तो हम किस चीज के लिए, राष्ट्रवाद हमारे अंदर जब हम कई चरणों में पढ़ते हैं राष्ट्रवाद को, कहाँ से शुरुआत होती है, उसका अंत कब था, 1942 और बाकी सारे क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके लास्ट चरण में हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारे अंदर जो एक राष्ट्रवाद की भावना थी उसने हमें स्वतंत्र कराने में मदद करा है। एंड इसके अलावा हम देखेंगे कि बेसिकली ये कई चीजों का कारण रहा है, चाहे कन्फ्लिक्ट हो, बिटरनेस हो, कड़वाहट हो, चाहे वॉर हो, है ना। तो ये बहुत चीजों के पीछे रीजन है। एंड साथ ही साथ फैक्टर्स, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जब हम एम्पायर की बात करते हैं, साम्राज्यों की बात करते हैं, तो फैक्टर इन द ब्रेकअप ऑफ एम्पायर्स, फैक्टर इन द ब्रेकअप ऑफ एम्पायर। बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं, है ना, एम्पायर है, उनको ब्रेक करने में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक कारक रहा नेशनलिज्म। अब देखो, अभी तक हम डेफिनेशन पे नहीं पहुंचे, हम बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सो नेशनलिज्म को परिभाषित करना आसान है ही नहीं, तो कहाँ से डेफिनेशन। अब तक तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा के याद ही करा देते कि ये की पॉइंट्स है एंड दैट इज नेशनलिज्म। अभी तक हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि नेशनलिज्म मतलब ये आएगा, क्विक बोल कर आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि नेशन फ्लैग है, हमारे सिंबल्स एक हैं, हमारी हिस्ट्री एक है, बिलीव्स एक हैं, है ना। नेशनलिज्म ने क्या क्या किया ये हमें इंस्पायर करेगा। तो अभी तक हम परिभाषा पे नहीं पहुंचे। सो फैक्टर है, कुछ कारक है जो कि साम्राज्यों को ब्रेक करेगा, साम्राज्यों को जोड़ेगा, है ना। अब जैसे कि बच्चों, नेशनलिस्ट जो स्ट्रगल रहे, जो राष्ट्रवादी जो हम कह सकते हैं कि जितने भी संघर्ष रहे, उन सभी ने जो बाउंड्रीज है, जो राष्ट्र की बाउंड्रीज है, उसको ड्राइंग रिड्राइंग कराने में भी हेल्प करी। सो एक फैक्टर रहा ब्रेकअप ऑफ द एम्पायर, है ना। एंड देन सेकेंड इज कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल हैव कंट्रीब्यूट टू ड्राइंग एंड रीड्राइंग बाउंड्रीज। जो भी नेशनलिस्ट स्ट्रगल रहे, ड्राइंग एंड, समझ जाएंगे ड्राइंग रीड्राइंग किसकी बात हो रही है, एंड रीड्राइंग नेशन बाउंड्रीज। ठीक है, तो यहां पर देश की जो सीमाएं हैं उसको बदलने में काफी भूमिका निभाई। और अगर हम आज टुडे वर्ल्ड की बात करें, आज की सोसाइटी, आज के पूरे विश्व की बात करें, तो कई नेशन स्टेट में, कई राष्ट्र राज्यों में ये बटा हुआ है, एक राष्ट्र तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आज का विश्व है, टुडे वर्ल्ड इज डिवाइड डिफरेंट नेशन स्टेट। एंड इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये भी इसी का हिस्सा माना जाएगा कि अगर कोई अब अलग होने की बात कर रहा है, अलगाववाद की भावना है, अगर मूवमेंट है या फिर स्ट्रगल है, तो ये भी इसी का हिस्सा हो गया, है ना। सो बेसिकली देखो, ये कई चरणों में कंप्लीट हुआ। नेशनलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो विश्व में कई चरण जो है वे इसके देखे जाते हैं। एक चरण जब शुरू होता है, एक फेज शुरू हो जाता है जब यूरोप जो है वह यूनाइट हो रहा था। यूरोप के जो छोटे छोटे से कंट्रीज हैं, है ना, वो क्या कर रहे थे, सब मिलकर एक बड़ा राष्ट्र राज्य जो है वह बना रहे थे। सो आया समझ में कि मोस्ट कंपेलिंग फैक्टर क्यों है, समझ में आया। चलिए, सो अब हम इसके कुछ फेजेस की बात करेंगे बेसिकली, है ना, कि ये जैसे कि अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, कई इसके फेजेस थे, स्पेशली 19th सेंचुरी की बात करेंगे। सो इसमें जैसे यूरोप है, यूरोप का यूनिफिकेशन हो रहा है और नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स इनटू लार्जर नेशन स्टेट्स। और अगर यूरोप का एकीकरण हो रहा है, ठीक है, देखो यूरोप का अगर यूनिफिकेशन हुआ
एकीकरण हुआ। अच्छा ये बताओ, जब ये राष्ट्र की सीमाएं जो है ये आपस में मिलकर एक बड़ा नेशन स्टेट क्रिएट करती है, तो क्या केवल बाउंड्रीज यहां पर मर्ज हुई केवल, या फिर यहाँ की जो संस्कृति है, जो बोलियां हैं, जो साहित्य है, जो सारी चीजें नहीं एक हो जाती? तो यहाँ पर केवल बाउंड्रीज का मिलना नहीं था, बल्कि बाकी चीजें भी इसमें जुड़ रही थी। बट नेशनलिज्म also accompanied and contribute to the breakup of large empires such as the Austro-Hungarian एंड रशियन एम्पायर, है ना। तो अगर हम अर्ली 18th सेंचुरी की बात करेंगे यूरोप में, तो कई जो एम्पायर थे, ठीक है, वो कैसे हो गए, वो उनका ध्वस्त हो गए, वो अलग हो गए, टूट गए, ब्रेकअप हो गया। उसके पीछे क्या रीजन था? उसके पीछे भी नेशनलिज्म कारण था। तो यहाँ पर नेशनलिज्म जो है वह केवल यूनाइट का काम नहीं कर रहा, एज वेल एज डिवाइड का भी काम कर रहा है, ठीक है। चाहे हम ब्रिटिश की बात करें, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज या एम्पायर्स एशिया और अफ्रीका में, तो इन सभी के पीछे, इन सबको भगाने के पीछे क्या था? राष्ट्रवाद था, कि अब जो वहां के नागरिक थे वो अपने लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते थे, और ये जो आत्मनिर्णय का उनमें भाव था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, बस इस बात को समझो, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग स्टेट बाउंड्री कंटिन्यू टू टेक प्लेस 1960 की अगर हम बात करेंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये आज खत्म हो गया, कि नहीं, एक बार जो बाउंड्रीज हैं सारे विश्व की सभी नेशन स्टेट की, अब वह बन गई, अब दोबारा कुछ नहीं होगा। ये प्रक्रिया लगातार जारी है, और आज भी आप देखेंगे ना, यहाँ पे केवल 1960 की बात की गई है, लेकिन आप आज कॉन्टिन्यूसली देखेंगे बच्चों, तो आज भी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, या फिर इस तरह की जो क्षेत्रवाद है, बाकी अलग अलग राष्ट्र की मांग उठना, अलग क्षेत्र को के लिए मांग उठना, ये सारी चीजें क्या है? नेशनलिस्ट मूवमेंट या नेशनलिज्म की भावना, है ना। तो उनमें क्या है? अपने क्षेत्र के लिए वो भावना आ जाती है। चलिए, तो यहाँ पर इस बात को याद रखना है। आगे चलते हैं, और इसका लास्ट जो पैराग्राफ है ये आपको बताता है कि वी मे ऑल एग्री दैट नेशनलिज्म इज अ पावरफुल फोर्स इन वर्ल्ड इवन टुडे। आज अगर हम देखें तो विश्व में एक इंपॉर्टेंट, एक पावरफुल जो रोल है, डेफिनेटली ये प्ले कर रहा है ना, एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि but it is more difficult to arrive at agreement regarding the definition of term like nation and nationalism. So what is a nation, and why do people from nation and to what do nation aspire, है ना। अगर हम देखो यहाँ पर राष्ट्र की बात करें कि राष्ट्र क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बचे हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन में केवल हमने ये जाना कि कॉमनली क्या कहा जाता है, कैसे कैसे आप जो है वह एक नेशनलिज्म के फैक्टर्स हो सकते हैं, कैसे एम्पायर्स को यूनिफिकेशन में है तो ब्रेकअप में भी है, ठीक है। साथ ही हमने देखा कि ये जो रीड्रॉइंग की प्रोसेस आज भी अगर चल रही है, और जो अगर हम सेपरेट की बात करें कि आज भी जो अलगाववाद की मांग उठ रही है, क्या इसको भी, है ना, अलगाववाद की मांग, क्या इसको भी आप नेशनलिज्म मानेंगे? अलगाववाद, सेपरेटिस्ट की अगर हम बात करें, तो क्या इसको आप क्या मानेंगे? अलगाववाद को नेशनलिज्म में शामिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि कनाडा में कई इस तरह की मांग उठ रही है, वहाँ के कुछ क्षेत्र अलग होना चाहते हैं, या फिर जो कुर्द लोग हैं वो टर्की और इराक से अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में डेमोक्रेसी की बात हम पहले कर चुके ना, कि कैसे वहाँ पे सारी चीज़ स्टैब्लिश, और वहाँ पे हमने देखा था कि जो तमिल थे वो अलग एक राष्ट्र की मांग कर रहे थे, एक ऑटोनोमस, एक जो स्टेट है उसकी डिमांड कर रहे थे। तो जहाँ वर्तमान में लास्ट यही है कि जैसे कि अरब नेशनलिज्म की हम बात करते हैं कि अरब कंट्रीज हैं, अगर उन सभी के बीच में एक यूनाइट करने का काम कर रहा है कि चलो हम सब कैसे, हमारे कुछ कॉमन जो वैल्यूज हैं या शेयर्ड वैल्यूज है वह एक है, तो हम सब एक, तो यूनाइट की भी बात कर रहा है, तो सेपरेटिस्ट जैसे मूवमेंट भी है। तो यहाँ पर ये लास्ट आपको बात याद रखनी है कि ये जो है वह सभी तरह से नेशनलिज्म जो है वह केवल पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट्स इसके हैं। सो व्हाई आर पीपल रेडी टू सैक्रिफाइस एंड इवन डाई फॉर देयर नेशंस? क्यों आखिर लोग सैक्रिफाइस और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने देश के लिए? उन सभी बातों को हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली? इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कॉमनली क्या क्या है, क्या क्या ये कर सकता है, किस तरह से कंपेलिंग पॉलिटिकल क्रीड है, किस तरह के फेजेस आए इसमें, और लास्ट। और अब हम चलते हैं, आओ पहले क्वेश्चन देखो, केवल इंग्लिश का देख लो, है ना, हिंदी में भी था बट कुछ चेंजेस हो गए। टैगोर मेड ये टैगोर का क्वेश्चन बाद में करते हैं, अभी यहां पर देखिए, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट डीमेरिट ऑफ नेशनलिज्म।
ठीक है, डीमेरिट ऑफ नेशनलिज्म. Nationalism has resulted in the World War I and II due to greed of people to expand their own nationalism beyond territory. मतलब अपने भू क्षेत्र के बाहर लोगों ने भी देखो राष्ट्रवाद का गलत इस्तेमाल कैसे कर लिया कि राष्ट्रवाद की भावना थी, लेकिन आप राष्ट्रवाद के नाम पर किसी दूसरे राष्ट्र पर कब्जा करोगे, ये कहां तक राष्ट्रवाद है? तो ये क्या हो गया? इसका डीमेरिट हो गया. सो देखो, बिकॉज ऑफ, अगर हम नेशनलिज्म की बात करें कि जो ब्रिटिशर्स के लिए राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म था, वो हमारे लिए क्या था? साम्राज्यवाद था. तो काम वही हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है? डिफरेंट हो गया कि उनके लिए राष्ट्रवाद था, हमारे लिए साम्राज्यवाद था. ठीक है, तो यहाँ पर ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. हाँ, तो पहली बात बिल्कुल सही है कि एक लोगों का जो लालच था वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद का कि हम अपनी टेरिटोरी, हम अपने भू क्षेत्र को बढ़ा लें, और इसके पीछे भी रीजन था कि अगर टेरिटोरी एक्सपेंड होगी, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा आएंगे. अगर मान लीजिए कोई ऐसे कंट्री है, कोई ऐसा देश है जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, बाकी स्किल्स की बात करें, तो हम उसको भी पाने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली इसका डीमेरिट हो गया. देन सेकंड है, नेशनलिज्म मिसयूज द अथॉरिटी विच क्रिएट अ लार्जर गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर बाय मेकिंग द रिच रिचर एंड द पुअर पुअरर. मतलब यहां पर क्या है कि नेशनलिज्म का एक जो मिसयूज किया जाता है, वह किसके लिए किया जाता है मिसयूज? कि देखो, इसमें क्या है कि जो गरीब व्यक्ति है वह और भी ज्यादा गरीब होने लगता है, और यहाँ पर जो अमीर व्यक्ति है, तो बेसिकली इन दोनों के बीच का एक जो अंतर है, एक जो गैप है, वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना. एक जो गैप है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो नेशनलिज्म कभी भी इस बात की एक आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वो एक बहुत ही एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेगा या फिर वह सभी को साथ लेकर चलेगा. तो यहाँ पर नेशनलिज्म का यहाँ पर मिसयूज है. नेशनलिज्म कैन बी यूज अगेंस्ट स्लेव कंट्रीज बाय कैपिटलिस्ट कंट्री. कि कैपिटलिस्ट कंट्री, अगर हम अमेरिका की बात करें या फिर हम यूरोप की कंट्रीज की बात करें, तो मान लीजिए वह अफ्रीका पे अगर शासन कर रहे हैं या फिर अफ्रीका के देशों को गुलाम बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने लिए नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वह रख रहे हैं, तो वो इसको यूज कर रहे हैं ना. तो यहां पर क्या हुआ? क्या करेक्ट है? सभी करेक्ट है ना. सो ये सभी जो है वह नेशनलिज्म के डीमेरिट्स हो गए. क्लियर? चलिए, तो नेशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है टैगोर कॉन्सेप्ट. हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है, इन्होंने इसके बारे में क्या कहा. ठीक है, सो पैट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर. इन्होंने कहा कि ये हमारी आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती. राष्ट्रवाद हमारी आध्यात्मिक मंजिल नहीं है, या फिर ऐसी अंतिम मंजिल नहीं है जो हमें पानी है, बल्कि और माई रिफ्यूजी इज ह्यूमैनिटी एंड आई विल नॉट बाय ग्लास फॉर अ प्राइज ऑफ डायमंड. है ना, यहां पर कहा कि कभी भी जो मानवता है उसको राष्ट्रवाद पर, मतलब राष्ट्रवाद को मानवता पर हावी नहीं होने देना है कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ भी करें, राष्ट्रवाद के नाम पर आप दूसरे देशों को गुलाम बनाएं, वो सही नहीं है. या राष्ट्रवाद के नाम पर आप किसी देश की सही चीज को भी गलत ठहरा दें, ये भी राष्ट्रवाद नहीं है. सो ये कहते हैं कि मानवता, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं है, और ना ही अंतिम मेरी शरणास्थली क्या है? मानवता है, ह्यूमैनिटी है. और कभी भी ऐसा राष्ट्रवाद अगर है कि मानवता को नहीं समझ रहा है, तो उसको राष्ट्रवाद नहीं मानेंगे. ठीक है, मैं शीशे की कीमत पर कभी भी हीरा नहीं खरीदूंगा, ये इन्होंने कहा. ठीक है, क्या कहा इन्होंने? आई विल नॉट बाय ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड. तो इन्होंने यहां पर डायमंड मतलब क्या है? ह्यूमैनिटी. यहां पर इन्होंने डायमंड का मतलब रहा कि ह्यूमैनिटी जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अच्छा, एक बात और कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट थे, है ना, और इंडिपेंडेंट चाहते थे. जरा इस क्वेश्चन को देखो. टैगोर मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अपोजिंग वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड रिजेक्टिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन. अब यहां पर टैगोर वर्सेस गांधी एक कंफ्लिक्ट आप पढ़ते होंगे कि क्या, जब आप विचारधाराओं, थॉट्स, थ्योरी में अंतर, जैसे कि आप स्पेक्ट्रम, अगर हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे कि अगर हम अंबेडकर और गांधी जी की बात करेंगे तो उनके बीच का क्या क्या विवाद था, किन मुद्दों को लेकर विवाद था,
है ना। अगर हम सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की बात करेंगे तो यहाँ पर उनके बीच का क्या, राष्ट्रवाद में क्या अंतर था, उनके तरीकों में क्या अंतर था। वैसे ही जब हम शिक्षा की बात करेंगे और जब हम औपनिवेशिक साम्राज्य की बात करेंगे, ब्रिटिश रूल की बात करेंगे, तो इसको भी लेकर टैगोर और गांधी के अलग अलग विचार थे। ठीक है, जैसे कि गांधी जी कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है इसने हमें बेसिकली क्या कर लिया है, हमारे दिमाग पे कब्जा कर लिया है और ये हमें इंफीरियर फील कराता है कि हमारी अपनी एजुकेशन, हमारी भाषा, हमारा ट्रेडिशन, हमारे कपड़े जो है वह इंफीरियर है, सुपीरियर क्या है, वेस्टर्न। तो हमें एक तरह से मानसिक रूप से गुलाम बना लेता है। ये महात्मा गांधी का कहना है, इसलिए वह कहते हैं, इसलिए वह ब्रिटिश और बाकी वेस्टर्न एजुकेशन और शिक्षा को। लेकिन अब देखो टैगोर का यहाँ मानना ये है कि हमें ना एक अंतर करना चाहिए। टैगोर का ये मानना था, यूपीएससी ने पीटी में भी ये बात पूछी कि टैगोर के अनुसार क्या जो पश्चिमी सभ्यता है उसके अच्छी बातों को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, मतलब उसका विरोध करना है तो पूरा विरोध करो। इनका कहना था कि विरोध केवल गलत बातों का हो, अगर अच्छी बातें हैं तो हमें उसको सीखना चाहिए। एंड वाइल इंडियंस शुड बी रूटेड इन देयर ओन कल्चर एंड हेरिटेज, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति से आप जुड़े रहिए, डीप रूटेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट शुड नॉट रेजिस्ट लर्निंग फ्रीली एंड प्रॉफिटेबली फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन विदेशों से अगर आपको कोई लाभ हो रहा है, विदेशों से अगर आपको कोई ऐसी शिक्षा, ऐसे विचार मिल रहे हैं जो कि आपको चीज़ों को सिखाए, आपके लिए अच्छे हैं, बेनिफिशियरी है, तब उसका विरोध मत करो। मतलब यहाँ पर ये कॉलोनियल जो रूल है उसका विरोध तो कर रहे हैं, उसके अपोज में है, बट अगर एजुकेशन अच्छी है, वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर की कुछ बातें अच्छी है, उसको लेने की ये बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? सो 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर आखिर क्यों रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करेंगे, सो इन्होंने ब्रिटिशर्स एंड कॉलोनियल जो रूल है उसके अपोजिशन में थे, उसको अपोज कर रहे थे, बिकॉज ऑफ वहां पर जो ह्यूमन डिग्निटी है वह नहीं थी। ठीक है, क्योंकि लोगों की अपहोल्डिंग ऑफ डिग्निटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, देयर वाज नो प्लेस फॉर, there was no place for upholding the of dignity of human relationships। तो यहाँ पर क्या था कि मानवता के लिए कोई जगह नहीं थी उनके रूल में। जितना ज्यादा शोषणकारी, एक ऑप्रेसिव वहाँ का रूल था ब्रिटिशर्स का, और इसी वजह से ये विरोध करते हैं। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि वेस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न एजुकेशन में अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो उसको अपना लो, है ना, इस चीज को नहीं कहते ये। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो अगर कभी लिखना हो कि व्हाट इज नेशनलिज्म, तो हमेशा याद रखो, आपको जरूर याद रखना है कि नेशनलिज्म को लेकर टैगोर के क्या विचार थे। अगर आपको थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट भी याद रहता है ना, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, याद रखना है इस बात को। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव सीन द नेशनलिज्म कैन यूनाइट पीपल एंड एज वेल एज डिवाइड देम, लिबरेट देम एंड एज वेल एज जनरेट बिटरनेस एंड कन्फ्लिक्ट। स्वतंत्र जहां हमें कर सकता है वह हमारे बीच में कड़वाहट भी पैदा कर सकता है। ये आपको कुछ एग्जांपल्स से बताना है। ठीक है, आओ 2-4 पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। सो नेशनलिज्म रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड अफेयर्स। हम जान चुके कि विश्व में जो मामले चल रहे हैं उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दैट्स वाई कि हमें नेशनलिज्म को पढ़ना है। नेशनलिज्म हैड यूनाइट एंड पीपल, यूनाइट एंड डिवाइड देम, है ना, यही वाली बात लिखी हुई है कि किस तरीके से कन्फ्लिक्ट और वॉर के लिए भी जिम्मेदार है। तो हम जो स्वतंत्रता की बात करते हैं उसके पीछे भी राष्ट्रवाद है। नेशनलिज्म हैज कंट्रीब्यूट टू बी ड्राइंग एंड रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्टेट एंड एम्पायर। जब भी हम राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण और पुनर्निर्धारण की बात करते हैं, चाहे दो राष्ट्रों का मिलकर एक हो जाना हो या फिर एक ही राष्ट्र में से अलग दो राष्ट्र हो जाना हो, जब हम इन सभी बाउंड्रीज की बात करते हैं, इसके पीछे भी जो एक इंपॉर्टेंट, एक कंपीलिंग फैक्टर था, दैट इज नेशनलिज्म, है ना। सो यहाँ पर ये फैक्टर था एम्पायर्स के ब्रेक होने का, यूनाइट होने का। सो बेसिकली ये कई तरीके के एक फेजेस से गुजरा, जैसे कि यूनिफिकेशन आप 19th सेंचुरी का लिखें, यूरोप का, है ना, इटली एंड बाकी सबका, जर्मनी का। इवेंट एट प्रेजेंट एट लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नेशन स्टेट। और अगर हम आज की बात करें तो आज का जो विश्व है वह भी नेशन स्टेट में डिवाइड है ना। एंड सेपरेटिस्ट स्ट्रगल विद इन एग्जिस्टिंग स्टेट आर कॉमन, कि जो अभी राष्ट्र अस्तित्व में है, जो नेशन अभी अस्तित्व में है, जो एग्जिस्टिंग है, उनके अंदर
अंदर अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, अलगाववाद मूवमेंट चल रहे हैं, तो वो उसके लिए थ्रेट नहीं हो गया? डेफिनेटली हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, स्ट्रगल है, ये एक राष्ट्र के अंदर होना भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो नेशनलिज्म हैज ऑल्सो अ कंपनी टू ब्रेक द एम्पायर लाइक ऑस्ट्रो हंगेरियन in the end of 1919, 1920, break of colonial Britain, France, Dutch, Portuguese in Asia and Africa। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए, आपने 5-7 पॉइंट लिख दिए, इतने में आपका ठीक मार्क्स आपको मिल जाते हैं ना। अब इसके अलावा जिस तरह देखो, अगर आप ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस को बच्चों करने की कोशिश करेंगे तो आप मेंस आंसर राइटिंग जो है वो सीख जाएंगे, है ना। मेंस आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। ये कभी ना सोचे कि जो मैंने पहला आंसर लिखा है उसमें ही मुझे पूरे पूरे फुल मार्क्स मिलने चाहिए या फिर मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंचे। पहला आंसर बिल्कुल ऐसे ही लिखो, नॉर्मल लिखो, सोचो ही मत, बस प्रैक्टिस करते रहो। बिकॉज ऑफ ओवरनाइट कभी भी मेंस आंसर राइटिंग नहीं आएगी। जब साल भर आप कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स पर, उसके बाद अपने आप जो दिमाग में थॉट्स वे आने लगते हैं कि अच्छा इसका आंसर मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी, है ना, तो एक थोड़ा सा फॉर्मेटिव बनने लगती है। बट उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप इस तरह से सीखते रहें, उस प्रोसेस में रहो, प्रोसेस को कभी मत छोड़ो। अब नेक्स्ट इज नेशन एंड नेशनलिज्म, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, ठीक है। नेशन एंड नेशनलिज्म। सो कहा जाता है कि जो नेशन है, नेशन एंड नेशनलिज्म, क्या जिस तरह से हमारी फैमिली है, ह्यूमन सोसाइटी है, ट्राइबल ग्रुप्स है, कम्युनिटीज है, क्या सेम इसी तरह से नेशनलिज्म भी है? राष्ट्रवाद मतलब हम मान लेते हैं कि उन लोगों का समूह जो एक राष्ट्र में रह रहे हैं, उनके अंदर की भावना, वो हो गया राष्ट्रवाद। पर यहां पर देखो कि ये बेसिकली जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर ग्रुप्स। सो नेशनलिज्म इज different, nationalism is different from other group and other communities कह लो। तो ये जो ग्रुप ऑफ सोसाइटीज आप देखते हैं, लाइक अ फैमिली, ठीक है, फैमिली हो गया, किसी हम कम्युनिटी की बात कर लें, सोसाइटी की बात कर लें, तो ये इससे आखिर डिफरेंट कैसे है? अच्छा एक बात बताओ, फैमिली में आप क्या कहेंगे? मतलब आप अगर अपने आपके भाई बहनों के बीच की बात हो या फिर पेरेंट्स की बात हो, तो वहाँ पर ये फेस टू फेस रिलेशंस होते हैं, प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होते हैं, और आप बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे का नेचर, एक दूसरे का कैरेक्टर, हर एक चीज़ को समझ रहे होते हैं। बट एक नेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप राष्ट्र के क्या सभी लोगों को जानते हैं? आप जानते हैं कि कितने, कौन सी फैमिली जो है वह साउथ के सबसे लास्ट पॉइंट पे है, या फिर आप अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट पे कौन सी फैमिली है, आप जानते हैं उसे? या किसी सिटी को जानते हैं, उसका नाम जानते, नहीं जानते, है ना। तो और इवन चलो ये तो मैंने बहुत दूर की बात बताई, अगर आप अपने से 3 से 4 घर अगर छोड़ दे, उसके बाद आप जानते हैं कि पड़ोस में कौन रहता है, ठीक है। हाँ, दिल्ली में तो ये भी है कि लोग फ्लोर पे नहीं जानते हैं कि फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है, सेम बिल्डिंग में लोग नहीं पहचान रहे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ट्रेडिशन ही हो जाता है कि अर्बन का कल्चर अलग है एंड रूरल कल्चर अलग है। तो यहाँ पर एक डिफरेंट एक कम्युनिटी है, बेसिकली नेशनलिज्म एक डिफरेंट कम्युनिटी है अदर ग्रुप से, बिकॉज ऑफ जब हम फैमिली की बात करते हैं, देखो जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली किस पर बेस है? फैमिली बेस है प्रत्यक्ष संबंधों पर, है ना, फेस टू फेस रिलेशनशिप, फेस टू फेस रिलेशनशिप, फेस टू फेस रिलेशनशिप प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित है। और यहाँ पर पर्सनल नॉलेज एक जो है वह एक दूसरे के बारे में रहता है, जितने भी मेंबर है फैमिली में, ठीक है, इवन हम अपने जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि किसका कैसा नेचर है, किसका कैसा कैरेक्टर है। अब देखो, अगर हम किसी अदर कम्युनिटी की बात करें, अगर हम ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स में हो सकता है कि लोग एक दूसरे को बहुत दूर अगर रिश्ता है तो उनको ना समझ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जब
पहचान निकालने पर आएंगे तो या तो वंश के आधार पर या किसी अन्य आधार पर ये पहचान निकाल लेते हैं, या फिर यहाँ पर जो संबंध बन रहे हैं, चाहे हम मैरिज कह लें या फिर डिसेंट, एक लिंक जो है वह क्रिएट हो जाती है, ठीक है। या फिर एक जो डिसेंट लिंक है कि अच्छा ये इस गोत्र का है, यहाँ से इस तरह से जो लिंक है वह जुड़ जाती हैं। बट जब हम नेशन की बात करेंगे, लेकिन जब हम नेशन की बात करेंगे तो नेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नेशनलिज्म क्या है, एक डिफरेंट फॉर्म है। अब ऐसे ही देखो, फैमिली, कम्युनिटी और सोसाइटी इन तीनों से अलग है। तो ऐसे ही जब हम बात करेंगे नेशन की, तो नेशन में क्या डिफरेंस है कि ये फेस टू फेस जो रिलेशन यहाँ बन रहे थे इस पर आधारित नहीं होगा। वी मे नेवर कम फेस टू फेस। कभी ऐसा नहीं होगा कि सब एक दूसरे को जान ले, है ना, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर नेशनलिज्म का भाव है। कभी एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिल पाएंगे, फेस टू फेस रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम एक नेशनलिज्म का भाव रखते हैं। एंड नॉट नीड टू शेयर टाई और डिसेंट। और ये भी जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई गोत्र के आधार पर या फिर बाकी आधार पर आप अपनी कोई डिसेंट लिंक जो है वह निकालो, इसकी भी जरूरत नहीं होती कि आप किस गोत्र से हैं या फिर आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं होती। तो नेशन क्या है कि नेशन फैमिली, कम्युनिटी या बाकी जो ह्यूमन सोसाइटी है इससे अलग होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं होती कि प्रत्यक्ष संबंध हो, लेकिन उसके बाद भी वही बात है कि इजराइल में भी ऐसा रहा होगा कि सारी फैमिली एक दूसरे को नहीं जानती होंगी, लेकिन जब अटैक हुआ तो बाद सब लोग जो है वह हो गए कि चलो ठीक है, हम भी सना की ओर से लड़ेंगे, सिविलियंस थे। तो यहाँ पर क्या था कि वो जो नेशनलिज्म आया वो एक दूसरे को नहीं जान रहे थे, फेस टू फेस तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर बट येट नेशन एग्जिस्ट, है ना, इन सब के बाद भी नेशन का एग्जिस्टेंस है। बट येट नेशन एग्जिस्ट। तो अगर राष्ट्र का अस्तित्व है इनके बावजूद भी, दैट मीन्स नेशनलिज्म है ना, दैट मीन्स राष्ट्रवाद है। अब देखो, अब हम समझते हैं कि नेशन बेसिकली a nation is not any casual collection of people at the same time. It is also different from other group or community found in human society, है ना। तो ये हमने देख लिया। एंड देखो, बेसिकली इट इज कॉमनली बिलीव दैट नेशन आर कॉन्स्टिट्यूट बाय अ ग्रुप हु शेयर सर्टेन फीचर। सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि हमारा जो नेशनलिज्म है वह इस बात पर आधारित है कि हमारे बीच में जो है वह कुछ कॉमन चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखते हैं कि कॉमन फीचर इन सेंस वह लैंग्वेज हो सकता है, एक रीजन में रहना हो सकता है, उनके शेयर्ड एक कोई विश्वास या फिर पॉलिटिकल आइडियल्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी तो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि चाहे हम कनाडा की बात करें या फिर हम इंडिया की बात करें, तो क्या ऐसा है कि एक ही लैंग्वेज है और केवल हम एक लैंग्वेज के आधार पर ही हम वननेस की फीलिंग आ रही है? ऐसा नहीं है, है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं कि हमारे अंदर एक वननेस की फीलिंग है, एक नेशन और नेशनलिज्म की फीलिंग है उसके अंदर, ठीक है। कई रीजन हो सकते हैं। तो पहले तो हमने देखा कि शायद एक कॉमनली बिलीव ये हो सकता है कि नेशन आर कॉन्स्टिट्यूट बाय अ ग्रुप हु शेयर सर्टेन फीचर्स सच एट डिसेंट, लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी, है ना, जातीयता, धर्म या अन्य आधारों पर हम एक हैं। बट देयर इज इन फैक्ट नो कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच इज प्रेजेंट इन ऑल नेशंस, है ना। आप एक लैंग्वेज ढूंढ लो, एक एथनिसिटी ढूंढ लो, एक रिलीजन ढूंढ लो, आपको किसी एक देश पे नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पर आपको एक छोटी सी सिटी में भी डिफरेंट लोग मिल जाएंगे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा विविधता, डाइवर्सिटी मिल जाएगी। आपने ऐसी कोई सोसाइटी देखी है जहाँ पे आपको लगे कि सब लोग जो है वह सारी चीज़ें कॉमन तरीके से कर रहे हैं? नहीं, शायद, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि उसके बाद भी नेशनलिज्म है, उसके बाद भी हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहाँ पर डिफरेंट नेशन स्टेट हैं। तो वो नेशन को बांधने के पीछे क्या चीज़ें हैं? सो यहाँ पर कहा जाता है कि ये एक इमेजिन्ड, एक काल्पनिक समुदाय है, एक काल्पनिक समुदाय है, और ऐसा काल्पनिक समुदाय है जिसके पीछे ये 5 रीजन है, जिसके पीछे शेयर्ड बिलीफ्स है, जिसके पीछे हिस्ट्री है, जिसके पीछे टेरिटोरी है, जिसके पीछे शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज है, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी।
ठीक है, तो यहां पर ये 5 बातें हैं जो कि ये बताती है कि नेशनलिज्म जो है वह किस किस आधार पर हो सकता है। अब जैसे कि देखो, शेयर्ड बिलीफ्स ये बताता है कि जब एक देश के जो नागरिक हैं वह एक टीम की तरह फील करे। टीम का मतलब क्या होता है, अभी तो वर्ल्ड कप भी चल रहा है, टीम भावना आपके अंदर बहुत आती होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर जैसे एक टीम खेल रही है और अगर आप उस टीम से अलग हो गए, इसका मतलब क्या है, आप एक इंडिविजुअल रहे, अब आपको टीम नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे बस सेम वही भाव नेशनलिज्म का भी है कि अगर आप खुद को राष्ट्र से अलग समझ रहे हैं, नेशन से अलग समझ रहे हैं, तब फिर आप उसमें एक नहीं हो सकते। जरूरी है कि आपके जो बिलीफ्स, जो विश्वास है, कॉमन हो, और इसके लिए ये जरूरी है कि आपके अंदर एक कलेक्टिव जो ग्रुप है वो होने की भावना हो, है ना, एक वननेस की फीलिंग हो। सो बेसिकली यहाँ पर ये बिलीव है कि हम साथ में रह रहे हैं, है ना, एक ही राष्ट्र में रह रहे हैं, तो ये एक हमारा विश्वास है कि हम एक दूसरे के साथ हैं, और यही चीज जो है वह नेशनलिज्म बनाती है। सेकंड इज हिस्ट्री। सेकंड क्या है, हिस्ट्री। जैसे कि सेंस ऑफ कंटिन्यू हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, या फिर हमारे लेजेंड जो है वह सेम रहे। गांधी जी को सब जान रहे हैं, विवेकानंद को सब जान रहे हैं, और भी कई, है ना। तो यहाँ पर हम क्या है कि जो हमारे लेजेंड हैं, या फिर अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वह कॉमन है ना, और वो हमें जोड़ती है। हम अपने पास से लेके जब हम अपने फ्यूचर तक आते हैं तो हमें कॉन्टिन्यूटी की जो फीलिंग है वह आ जाती है, और इस फीलिंग के कारण हम एक वननेस फील करते हैं। तो यहाँ पर नेहरू जी के द्वारा क्या कहा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें यह कहा गया था कि इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी जो है वह बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, हमारे अंदर एक होने की भावना है, ठीक है, वननेस की फीलिंग है। तो डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ क्या क्या है, वननेस की फीलिंग है, ठीक है। अब देन नेक्स्ट हम देखेंगे, शेयर्ड बिलीफ हो गए, हिस्ट्री हो गई, टेरिटोरी। टेरिटोरी में क्या आएगा, जैसे कि हम कश्मीर की बात करें, है ना, कश्मीर एक बड़ा मुद्दा शुरू से ही, जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, स्वतंत्रता बाद में मिली, विभाजन पहले हुआ, और विभाजन के बाद से ही कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के बीच में बड़ा विवाद का मुद्दा रहा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वो इतना विवादित है, कोई देश इस चीज को क्यों नहीं मान लेता कि ठीक है उसको दे दो, मुद्दा खत्म करो, इसको हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा, विवाद खत्म करो। लेकिन कोई भी इस चीज को नहीं मान रहा, कोई देश इस चीज को नहीं मान रहा। तो यहाँ पर क्या कि टेरिटोरी एक ऐसा मुद्दा है जो कि कॉन्फ्लिक्ट का, जो कि वॉर का बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ पर क्या है कि जो टेरिटोरी है ये एक नेशन आइडेंटिटी है, नेशन आइडेंटिटी विथ अ पर्टिकुलर बाउंड्री, विथ अ पर्टिकुलर टेरिटोरी। सो यहां से सेंस ऑफ कलेक्टिव जो आइडेंटिटी है वह लोगों में आएगी। सो टेरिटोरी या भू क्षेत्र से अपना बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, जहां पर आप रह रहे हैं उस जगह से आपको बहुत लगाव हो जाता है। अगर हम ग्रह भूमि की बात करें, जिसे कहीं मदरलैंड, मातृभूमि, तो कहीं पर पितृभूमि कहा जाता है, ठीक है। तो ये मातृभूमि के लिए भारत माता, है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वह हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का फील कराते हैं, हमें सेंस ऑफ एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो जाती है हम जिस टेरिटोरी में रह रहे हैं उसके अंदर। सो बेसिकली ये एक मेजर कॉज भी हो जाता है विश्व में वॉर का, युद्ध का। एंड नेक्स्ट है शेयर पॉलिटिकल आइडिया। शेयर पॉलिटिकल आइडिया दैट मीन्स हम सेकुलरिज्म पर सहमत हैं, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता पर सहमत हैं, हम डेमोक्रेसी पर सहमत हैं कि नहीं हमें डेमोक्रेसी को अपनाना है, या फिर कई इस तरीके के आइडियाज हो सकते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज हो सकते हैं जिसके लिए हम साथ में हैं। तो ये भी एक क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ वननेस कराते हैं, एक सेट ऑफ वैल्यू, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, लाइक सेकुलरिज्म, लाइक डेमोक्रेसी। एंड ये ऐसे आइडियल्स है एंड विच दे कम टुगेदर है, कि जो लोग हैं वे साथ में रह रहे हैं इन आइडियाज के लिए, इन आइडियाज के कारण। क्लियर। एंड लास्ट है इसमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी, साझी राजनीतिक पहचान, साझी राजनीतिक पहचान।
तो शेयर्ड पॉलिटिकल आइडिया जो है वह इनफ नहीं होता है एक नेशनलिटी के लिए, बल्कि हमारी जो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, जो हमारी एक राजनीतिक पहचान है, वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अगर देखो अंग्रेजों के समय में हम एक राष्ट्र क्यों नहीं थे, इतिहास में इस तरह के, हिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उस वक्त जो है वह हम नेशन स्टेट क्यों नहीं थे, क्योंकि हमारे पास सोवर्निटी नहीं थी, है ना, हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, अपने डिसीजंस को लेने की संप्रभुता नहीं थी, हमारे पास एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी। तो ये क्या है कि कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है ये एक नेशनलिज्म का बहुत बड़ा फैक्टर है। और देखो जैसे कि हम कहते हैं शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी, केवल पॉलिटिकल नहीं, कल्चरल आइडेंटिटी भी है ना, एक कॉमन लैंग्वेज भी है, एक कॉमन एक लिंक भी है लोगों के बीच में। तो ये सारी चीजें हमें नेशनलिज्म से जोड़ती है। सो बेसिकली पॉलिटिकल आइडेंटिटी में शामिल होगा जैसे कि आपका, चाहे हम सोशल आइडेंटिटी की बात करें, कल्चर आइडेंटिटी की बात करें, ये सारी चीज़ें। लेकिन जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है, अगर शेयर्ड चीज़ें नहीं है, उसके बाद भी नेशनलिज्म है, तो इसका मतलब क्या है कि नेशनलिज्म इन सारी धारणाओं के, अगर ये सारी चीज़ें ना हो, ये सारे कॉन्सेप्ट फैक्टर ना हो, तब भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म जो है वह पनप जाता है। कोई एक फैक्टर भी हो तो लोगों को जोड़े रखता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा देखो कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी में हम कहें कि हमारी एक राजनीतिक पहचान है, हम एक ही दिन छुट्टी चाहते हैं कि नहीं, हमें इस दिन जो है वह हम एक ही, जैसे फेस्टिवल, जैसे कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो सभी जगह फिर नवरात्रे चल रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ वननेस, सेंस ऑफ कलेक्टिव जो आइडेंटिटी है वो हमारे अंदर फील आता है कि हम एक ही जैसे त्यौहार मना रहे हैं, ठीक है, एक ही जैसी छुट्टियां पड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर भी कहा जाता है कि इसके लिए, पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए 2 थ्रेड्स हैं, और इन 2 थ्रेड्स में शामिल है, पहला थ्रेड जो शामिल है वो ये है कि कोई भी एक जो रिलीजन है उसके अंदर भी बहुत सारे आप देखेंगे अलग अलग पंथ बन जाते हैं, तो एक रिलीजन के अंदर भी कई तरह के डाइवर्सिटीज हैं, है ना, कई तरह की विविधताएं हैं, और वो विविधताएं एक थ्रेट हो सकती हैं एक सोसाइटी को बनाने के लिए। एंड सेकंड हम कहें कि जो सोसाइटीज है, दूसरा है कि जो भी सोसाइटीज हैं, एक तो हमने एक धर्म की बात कर ली, अगर हम किसी रिलीजन की बात करें तो रिलीजन के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग आपको ऐसे फैक्टर दिख जाते हैं कि एक धर्म का ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक धर्म के लोग हैं तो वो सभी एक साथ हैं, उसके अंदर भी आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी, उसके अंदर भी आपको सब कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि वो इंटरनली डाइवर्स है। और अगर हम एक सोसाइटी की बात करेंगे तो जो सोसाइटी है उसमें कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा उसमें विविधता है। तो यहाँ पर कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज, टेरिटोरी, हिस्ट्री, शेयर्ड बिलीव्स, ये सारी चीजें जो है वह हमें एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वह पैदा करती है। ठीक है, सो नेशन एंड नेशनलिज्म, क्लियर है, क्लियर है इतना। नेशन एंड नेशनलिज्म देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। किसी भी, कोई भी जो राष्ट्र है उससे सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है ना, ये कैसे जुड़ा हुआ है इसको हम देखते हैं। राष्ट्र आत्मनिर्णय, राष्ट्र आत्मनिर्णय। अच्छा देखो, सेल्फ डिटर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स शायद याद होंगे, जैसे कि हम शारदा एक्ट की बात करते हैं, सती प्रथा को बंद किया जाना, जो अंग्रेजों ने किए थे। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि भारत में जो महापुरुष और जो फ्रीडम स्ट्रगल थे, फ्रीडम जो फाइटर्स थे, उन्होंने विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि भारत में जो सुधार है वह भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, ना कि किसी विदेशी के द्वारा, है ना, या फिर विदेशी राज्यों के द्वारा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वह भावना थी कि हम अपने निर्णय खुद लें। तो एक नेशन के पीछे एक जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, आत्मनिर्णय का। बट अब अगला प्रश्न इसमें ये उठता है कि इस मांग को कौन डिमांड करेगा, है ना। सो नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन, सबसे पहले तो ये डिमांड क्यों है और कौन रखेगा, 2 बातों को हम समझते हैं। सो फर्स्ट है इसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका मतलब ये होगा कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते क्यों हैं, ताकि हम खुद को गवर्न कर सके, हम पर कोई और शासन ना कर सके, हम खुद ही शासन करें। सो गवर्न देमसेल्व्स,
and determine their future अपने भविष्य को खुद निर्धारित कर सके, ना कि कोई और हमारे लिए हमारा जो भविष्य है वह निर्धारित करे, है ना। शासन करना और जो अपना फ्यूचर है उसको निर्धारित करना, इसके लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन जरूरी है। एंड देन सेकंड है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अच्छा ये बताओ, अगर हम एक कंट्री के रूप में हैं तो इसका मतलब यही है कि हम कह रहे हैं, हम ये इस बात को मान रहे हैं कि बाकी जो हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क हैं, वो हमें रिकॉग्नाइज करते हैं एज आ नेशन स्टेट। अगर कोई राष्ट्र अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहता है, उसका एक सीधा सा मतलब ये भी होता है कि जो बाकी इंटरनेशनल लेवल पर उसको रिकॉग्नाइज और उसका एक्सेप्टेंस हो। सो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ जुड़ा होता है रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है ना, वो हमें एज अ इंडिया एंड इस तरह से माने, रिकॉग्नाइज करे। तो बेसिकली ये तीन बातें जो हैं ये इसमें शामिल होगी। अब लेकिन नेक्स्ट ये हमारे सामने अगला प्रश्न आता है कि इसकी डिमांड कौन करेगा, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या आ गया कि इसकी डिमांड कौन करेगा, डिमांड कौन करेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन की, किसके द्वारा ये मांग उठाई जाएगी कि हमें खुद को गवर्न करने का राइट चाहिए। सो ऑब्वियसली वह लोग जो उस भू क्षेत्र में, उस टेरिटोरी में एक लंबे समय से रह रहे हैं, उनके द्वारा ये जो डिमांड है वह उठाई जाएगी कि अब हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है इसका राइट चाहिए। सो कम्स फ्रॉम पीपल हु हैव लिव्ड टुगेदर, कम्स, ठीक है, कहां से आएगी ये डिमांड, सो कम्स फ्रॉम पीपल, उन लोगों के द्वारा who have lived together and long period of time, वो उस जगह पर रह रहे हैं, ये नहीं कि कहीं और से आ गए और इस डिमांड को उठाने लगे। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो किसी पर्टिकुलर एक टेरिटोरी, पर्टिकुलर एक एरिया में रह रहे हैं। सो बेसिकली उनके बीच में एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आ चुका है, एक सेंस ऑफ वननेस या सेंस ऑफ जो कॉमन आइडेंटिटी है, ठीक है, ये इनके बीच में आ चुका है। और ऐसे लोग किसकी डिमांड उठा रहे हैं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हम खुद को गवर्न कर सके, हमारा क्या फ्यूचर हो हम इसको तय कर सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो इसमें है कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, सेल्फ डिटर्मिनेशन दैट मीन्स डिजायर फॉर अ स्टेट, फॉर्म अ स्टेट। सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, डिजायर फॉर्म अ स्टेट, ठीक है, डिजायर टू फॉर्म अ स्टेट, फॉर्म अ स्टेट, एक राज्य को बनाने की इच्छा, एक राज्य को प्राप्त करने की जो चाहत है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन होगी, ठीक है। अब देखो बेसिकली हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं कि यूरोप में क्या हुआ था, थोड़ी सी चर्चा, ठीक है। अब देखो 19th सेंचुरी में बेसिकली यूरोप में लोग इस बात पर सहमत हो गए कि हम एक वन कल्चर वन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये अपनाएंगे। अब यहां पर तो बड़ी प्रॉब्लम है, बट वन कल्चर एंड वन स्टेट या वन नेशन, ऐसा पॉसिबल है, लास्ट भी हमारी चर्चा हुई कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक संस्कृति एक राज्य बन जाए, एक संस्कृति और एक राज्य बन सके, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। आप कैसे लोगों को बेसिकली सेग्रीगेट करोगे, कैसे करोगे कि नहीं यहाँ पर केवल इसी कल्चर के लोग हैं और उसके बाद से बाउंड्रीज शुरू हो जाएंगी कि इस कल्चर के लोग यहाँ तक, जो नेक्स्ट बाउंड्री है वह बी कम्युनिटी के या फिर बी रिलीजन या बी कल्चर को मानने वाली है। ऐसे में तो और भी ज्यादा कम्युनलिज्म और इस तरह की हिंसाएं बढ़ेंगी। लेकिन जब ये सेंस ऑफ वननेस के चक्कर में वन कल्चर वन स्टेट का जो एक बेसिकली यूरोप ने एक मोटो शुरू किया और वहां की जो बाउंड्रीज है उसको रीऑर्डर करना शुरू हुआ, देखो इसके परिणाम क्या हुए जानते हो, माइग्रेशन।
जितनी सेंस ऑफ वननेस की बात हो रही थी, सेंस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हो रही थी, इसके चक्कर में यूरोप में एक कॉन्सेप्ट उठता है, बट ये फेल रहा बिकॉज ऑफ इससे माइग्रेशन, इससे वायलेंस, है ना, बहुत ज़्यादा किलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वह सामने आती हैं। तो जैसे कि अच्छा, इसमें ट्रीटी ऑफ वर्साई की, आप वर्साई की संधि सुनते हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेट हैं वह कैसे सेंस ऑफ वननेस के चलते, सेल्फ डिटर्मिनेशन के चलते काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब में इस तरह की परेशानी है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन केवल एक पॉजिटिव मैनर नहीं हो सकता, हर एक कॉन्सेप्ट के नेगेटिव पहलू हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके आगे समझते हैं। नेक्स्ट है, सो ह्यूमैनिटी बेसिकली पेड अ वेरी हैवी प्राइस टू रीऑर्गेनाइज द बाउंड्री। ह्यूमैनिटी, मानवता जो है, उसने बहुत ज्यादा एक हैवी जो प्राइस है, बहुत वो चुकाई है इस जो रीअरेंज और जो रीड्राइंग बाउंड्रीज हुई हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना, लोगों को उस हिसाब से एक जगह से अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना रहना, उनका चाहे लाइवलीहुड हो, चाहे उनके राइट्स हो, ठीक है, वो सारी चीजें उनकी चली गई। सो बेसिकली ह्यूमैनिटी पे जो हम ये यूरोप की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहां पर जो रीड्राइंग एंड रीऑर्गेनाइज बाउंड्रीज हुई, ठीक है, इन्होंने बहुत हैवी प्राइस जो है वह ह्यूमैनिटी ने चुकाई इसकी। ह्यूमैनिटी पेड अ, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख रहे हैं, आपको आंसर लिखने के लिए जरूरी है। ह्यूमैनिटी पेड अ हैवी प्राइस फॉर reorganizing boundary। एंड ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया, इस बात को कोई भी इंश्योर नहीं कर पाया कि एक कल्चर के लोग एक बाउंड्री के अंदर रहें। ठीक है, सो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम रही वह क्या रही कि यहाँ पर इस बात को इंश्योर नॉट पॉसिबल to ensure the create state only, the create state only one ethnic community, one ethnic, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया कि आप एक ही जातीय समुदाय के लिए कभी भी आप एक स्टेट क्रिएट कर पाए या उसको केवल उस जगह पर बसा पाए। इस चक्कर में अगर जैसे देखो कि अगर एक सोसाइटी में मान लो यहाँ पर अलग अलग जो लोग हैं वह रह रहे हैं, ठीक है, आप कैसे निकालोगे कि कौन कौन से जो व्यक्ति हैं वह यहाँ रहने चाहिए? और अगर मान लो कोई डिफरेंट लोग हैं, तब इनको आप यहाँ से माइग्रेट करोगे, नहीं करोगे? और अगर माइग्रेशन इस आधार पर हो रहा है माइग्रेशन, और ये अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहेंगे, तब वायलेंस होगा, हिंसा होगी, किलिंग होगी, सब होगा। और इस तरीके से अगर आप यूरोप का इतिहास देखेंगे, आप बहुत ऐसी मूवीज देख लीजिए 18 और 19 सेंचुरी की, जिसमें आपको इस तरह से जातीय नरसंहार जो है वह देखने को मिल जाता है यूरोप में, है ना, नस्ल के आधार पर। तो ये राष्ट्रवाद है क्या, है ना, ये राष्ट्रवाद की सीमाएं हैं बच्चों, ये राष्ट्रवाद की सीमाएं हैं। सो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, हम उस पर बात करते हैं। सो ये जो रीड्राइंग बाउंड्रीज थी, इनकी प्रॉब्लम्स ज्यादा थी, बेनिफिट केवल एक था कि आपको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल रही थी, बट प्रॉब्लम्स किसके लिए थी? प्रॉब्लम्स थी फॉर माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक थे, चाहे वह लैंग्वेज के बेस पर हो, रिलीजन या संख्या के बेस पर हो। तो जो माइनॉरिटीज था, ये ग्रुप डिसएडवांटेज था, ठीक है, डिसएडवांटेज था। इसके पास जो है वह राइट्स नहीं थे, इसके पास राइट्स नहीं थे, अधिकार नहीं थे। अब ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जब खड़ा होगा, तब हम एक पैराडॉक्सिक जो सिचुएशन है उसको फेस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इसमें केवल
जो बेनिफिट हुआ ये हुआ कि हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल गई, और ये भी सबको थोड़ी मिल रही है। अगर आपको पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली, यहाँ पे जो लोग रह रहे थे आपने वन कल्चर के आधार पर उन्हें से कहीं दूसरी जगह पर सेंड कर दिया, भेज दिया, माइग्रेट हो गया, तब उन्हें कहाँ वो आइडेंटिटी मिली। तो बेसिकली इसका बेनिफिट केवल इतना रहा कि एक पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी है, रिकॉग्निशन है, वह मिली, जिससे आप खुद को गवर्न कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम्स इससे ज्यादा क्रिएट हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर एक जो हमें प्रॉब्लम पढ़नी है कि जो स्वतंत्रता के आंदोलन थे, जितने भी, चाहे एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर कंट्रीज ब्रिटिश कॉलोनियल रहे या फिर और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके अधीन रहे, है ना, उसमें क्या एक पैराडॉक्स जो है वह फील किया। लिबरेशन मूवमेंट, जो स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन चल रहे थे, ये बेसिकली क्या थे, ये भी तो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए थे, है ना। और यहाँ पर स्पेशली जब हम एशिया की बात करेंगे, जब हम अफ्रीका की बात करेंगे, तो इन कंट्रीज में, इन महाद्वीप के बहुत सारे देशों में ये जो आंदोलन है वह चल रहे थे, किसके अगेंस्ट कॉलोनियल जो रूल था, कॉलोनियल रूल और डोमिनेंस। ठीक है, कॉलोनियल जो डोमिनेंस था उनके खिलाफ अगेंस्ट जो है वह चल रहे थे, और यहां पर ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो इसके पीछे भी क्या था, तो यहां पर हम एक अलग अलग इसका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि एक तरफ नेशनलिज्म क्या करवा रहा है, एक तरफ वह जिम्मेदार है इस चीज के लिए कि लोग जो है वह माइग्रेशन हो रहा है, किलिंग हो रही है, वायलेंस हो रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एशिया और अफ्रीका की जब बात करेंगे तो जो लिबरेशन मूवमेंट है उसके पीछे ये है। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट थे बेसिकली वह इंस्पायर्ड थे कि हमें जो सोसाइटी है वह जस्टिस बनानी है, हमें जो है वह राइट्स चाहिए, अधिकारपूर्ण सोसाइटी, हमें जो है वह समृद्ध चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज थी जिसकी वजह से जो लिबरेशन मूवमेंट है वह इंस्पायर्ड रहे। ठीक है, अब देखो लिबरेशन मूवमेंट की तो हमने बात कर ली, बट अब हम एक पैराडॉक्स की बात करेंगे कि एक जो है वह विरोधाभासी छवि हमें देखने को मिलती है, पैराडॉक्सियल सिचुएशन। देखो ये एक अलग से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, पैराडॉक्सियल सिचुएशन। अब ये पैराडॉक्स किस किस के बीच में है, ये जो विरोधाभासी स्थिति है, एक तरफ आप नेशनल मूवमेंट एंड लिबरेशन, जो लिबरेशन मूवमेंट हुए उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो इसका पक्ष है वह क्या है, माइनॉरिटीज, ठीक है, या फिर सेपरेटिस्ट, जो एक अलगाववाद आता है, ठीक है। तो देखो नेशन की जब हम बात करेंगे बच्चों, नेशन के पास यह राइट होता है, एक राज्य के पास यह राइट है कि वह अपने लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगता है। लेकिन जब हम एक सोसाइटी की बात करेंगे या हम एक फैमिली की बात करेंगे, वह अपने लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात नहीं कर सकती कि वह अपने बनाए गए रूल। अब सोचो आप, ऐसा हो कि कोई एक सिटी जो है वह इंडिया में ऐसी हो जाए जो ये कहे कि नहीं वो सेल्फ गवर्न करेगी, वो अपने रूल्स फॉलो करेगी, वो अपना टैक्स सिस्टम बनाएगी, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी, तो ये तो एक तरीके से राष्ट्रद्रोह हो जाएगा कि अब वो सारी चीजों कुछ पालन ही नहीं कर रहे इस देश में रहने के बाद, वहां के लॉ एंड ऑर्डर एंड बाकी सारी चीजों का, तब क्या परेशानियां होंगी। तो यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है वह स्टेट के पास है, ठीक है। तो ये जो लिबरेशन मूवमेंट हुए, स्वतंत्रता आंदोलन हुए, पॉलिटिकल मूवमेंट हुए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को लेकर, है ना, राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर, लेकिन इसमें क्या क्या हुआ, इसमें वायलेंस हुआ। जैसे कि जब हम भारत और पाकिस्तान की ही बात करें कि 10 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, गिनती नहीं है, इतने लोगों को मारा गया था, कितने लोग जो है वह शरणार्थी हो गए थे। तो यहाँ पर वायलेंस है, ठीक है, वॉर है, माइग्रेशन है, ये इसके रिजल्ट मिलते हैं।
और ये इसके क्या है, नेगेटिव, ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, वायलेंस, वॉर एंड माइग्रेशन। एंड नेक्स्ट देखो कि हम इंडिपेंडेंस इसी से प्राप्त करते हैं, इंडिपेंडेंस थ्रू स्ट्रगल, ठीक है। इन्हीं संघर्षों से हमने क्या प्राप्त की, स्वतंत्रता प्राप्त की। तो आप सोचेंगे इसमें पैराडॉक्स क्या है, इसमें पैराडॉक्स ये है कि जब ये माइनॉरिटीज ग्रुप जो है ये क्लेम करेगा, क्लेम द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हम इसको नहीं देंगे। क्लेम द राइट टू डिटर्मिनेशन, क्लेम द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हम क्या करेंगे, इसको यह अधिकार नहीं देंगे। तो अगर माइनॉरिटीज इस चीज को मांग रही है या कोई और ग्रुप इस चीज को मांग रहा है, तब आपने तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ले ली वाया लिबरेशन मूवमेंट, वाया पॉलिटिकल मूवमेंट, स्ट्रगल जो भी रहे, तो आपने इन स्ट्रगल्स के द्वारा स्वतंत्रता हासिल कर ली, एक राजनीतिक पहचान हासिल कर ली। लेकिन वही बात जब एक माइनॉरिटी ग्रुप करता है एक देश में, है ना, वही बात जब एक माइनॉरिटी ग्रुप करता है, अपने लिए राइट्स, अपने लिए जस्टिस की मांग करता है, तो इसे नहीं दिया जाता और सरकार के द्वारा इस तरह के आंदोलनों को रोका जाता है, तब इसे हम क्या कहेंगे कि हमें एक जो पैराडॉक्सियल जो सिचुएशन है हम इसको फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम एक चीज को मान रहे हैं, आधार वही था लड़ाई, लेकिन जब माइनॉरिटी इस चीज को कर रही है तब हम इस चीज को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली देखो कि यहां पर इसलिए है बिकॉज ऑफ ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अगर आप स्ट्रगल मान रहे हो तो यहां पे भी स्ट्रगल को मानो, लेकिन यहां नहीं मानोगे तो गवर्नमेंट क्या है, इस तरह के जब माइनॉरिटीज जो सेपरेटिस्ट या फिर बाकी मांगे करती है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगती है, इसके अगेंस्ट हो जाता है। सो बेसिकली एक डिलेमा है, एक क्वेश्चन है कि हाउ टू डील विद सिचुएशन। अगर इस तरीके से माइनॉरिटीज या कोई ग्रुप जो है वह नेशन में वह क्या कर रहा है, वह अलग होने की बात कर रहा है, या फिर वह राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वह मांग रहा है, तब इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, बेसिकली ये एक क्वेश्चन है। आपके पास क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, आपके पास कोई आंसर आ रहा है? डिलेमा, हाउ टू डील with movement for self determination, with movement for self determination। कैसे इसको करेंगे? तो क्या सॉल्यूशन ये है, जैसे कि आप अभी भी खालिस्तान और बाकी सारी मांग सुनते हैं कि किसी ने अलग राज्य की मांग की, तो उसने अपने अधिकारों के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी राजनीतिक पहचान के लिए उसकी मांग की। आपको इसमें क्या लगता है कि आप क्या सोच सकते हैं? तो देखो बेसिकली इसका ये हल नहीं हो सकता, आप इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते कि हम एक सेपरेट स्टेट दे दें। हम एक सेपरेट जो स्टेट है डज नॉट लाई इन क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट या फिर न्यू स्टेट, ये हम नहीं दे सकते, है ना, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सो बेसिकली सॉल्यूशन फिर क्या है? सो सॉल्यूशन है इंश्योरिंग अ डेमोक्रेटिक एंड इक्वल सिस्टम, एंड डेमोक्रेटिक एंड मोर इक्वल सिस्टम। आप एक समतावादी और आप लोकतंत्रात्मक जो हल है बेसिकली इसको निकालेंगे, ताकि जो लोग हैं वह साथ में कैसे रह सके, को एग्जिस्ट कर सके, शांति से अस्तित्व जो है उनका पॉसिबल हो पाए। तो एक डिफरेंट न्यू स्टेट देना इसका सॉल्यूशन नहीं है। इक्वल सिटीजन विद इन द कंट्री, एंड जो माइनॉरिटीज है इनको कल्चरल, एजुकेशनल एंड बाकी राइट्स दिए जाए, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और जो 30 है वो माइनॉरिटीज को एजुकेशनल, कल्चरल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करते थे। बेसिकली उनको फंडामेंटल में रखा गया है। इसका मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी देता है। तो किसी भी देश को इस तरह की जब मांगे उठा करती हैं, तब वहां पर ज्यादा ऑटोनॉमी या स्वायत्तता वह देने की बजाय वहां के किस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करे, तो एक सॉल्यूशन दे सकता है कि वहां पर बहुत, या फिर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा सके गवर्नमेंट में, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वह किस में आएगा, समझ गए? तो आइए इसका स्टार्टिंग का पैरा पढ़ते हैं। सो नेशंस आर लाइक अदर सोशल ग्रुप सीक्स द राइट टू गवर्न देमसेल्फ एंड डिटरमाइन देयर फ्यूचर डेवलपमेंट। तो बाकी सोशल ग्रुप्स
की जगह, मतलब बाकी सोशल ग्रुप्स जो है उन्हें ये अधिकार नहीं है, बट एक स्टेट को जो है वह ये अपना फ्यूचर डिफाइन करने का अधिकार है. सो इन अदर वर्ड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. एंड इसमें ये क्लेम जो है रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ इट्स स्टेटस एंड डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंटिटी और स्टेट. अगर मान लो कोई एक देश खुद को स्वतंत्र घोषित करता है, लेकिन बाकी जो देश हैं, बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हैं, तब फिर उसकी स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी. तो आपको इंटरनेशनली एक एक्सेप्टेंस जो है वह मिलनी चाहिए, है ना. और ये क्लेम कौन करेगा? हु हैव लिव्ड टुगेदर, जो वहाँ के लोग हैं वो क्लेम करेंगे, जो एक लंबे समय से वहाँ पर रह रहे हैं. ठीक है, एक लिंक है उनके बीच में, एक समूह के लोग हैं या फिर एक कल्चरल मतलब किसी भी तरह की उनमें एक जो कॉमननेस है या फिर वननेस की फीलिंग है, वो लोग इसको क्रिएट करेंगे, वो लोग इसको क्लेम करेंगे कि हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है वह चाहिए. क्लियर है. चलो अब आगे देखते हैं. आओ एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं और ये विचार राष्ट्र राज्यों के निर्माण और उनको मिल रही चुनौती में कैसे चेंज हो जाता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन? हाउ हैज द आइडिया रिजल्टेड इन बोथ फॉर्मेशन एंड चैलेंज टू अ नेशन स्टेट? कैसे ये नेशन स्टेट के लिए चैलेंज है? ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो देखो कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब एक खुद को डिटरमाइन करना, है ना, किसी और के अंदर नहीं रहना और खुद से अपने जो डिसीजंस हैं वह लेना, अपने जो भी मामले हैं उसको सुलझाना. लेकिन तो बेसिकली इसमें क्या क्या जो एक्सरसाइज है वह होंगी. सो सबसे फर्स्ट है बेसिक राइट्स. क्या होगा? दैट ईच स्टेट हैज अ राइट टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर स्टेट एंड सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट वुड बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, है ना. तो यहाँ पर जो संप्रभुता की एक सम्मान, एक इज्जत है वह सभी देश करें, है ना. ये एक पहली बात हो गई कि एक बेसिक राइट है कि बिना किसी अन्य स्टेट के इंटरफेरेंस के वह अपने राइट्स ले सके, उसके पास अधिकार हो डिसीजन लेने के. एवरी स्टेट एक्सरसाइज द राइट टू डेवलप इट्स ओन पॉलिटिकल. देखो अब ऐसा नहीं है कि हम अपना पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जो एक स्फीयर है वह डेवलप नहीं कर पा रहे, हम किसी और पर डिपेंड हैं. तो ये हमें अपने डेवलपमेंट का राइट खुद है, इसलिए भी हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए. एंड ईच स्टेट एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रिजर्व व्हाट इट कंसीडर वर्थ प्रिजर्विंग. Each tradition has some historical background, represent the soul of the nation. तो ये भी हमारे पास राइट्स होने चाहिए. तो ये तीन बातें ऐसी हैं जो कि प्रमुख हैं. अब देखो हम कहेंगे कि आखिर ये हो कैसे, है ना. सो एंजॉय दीज राइट वी मे कंक्लूड द फॉलोइंग रीजंस. बिकॉज ऑफ दीज राइट आर एसेंशियल फॉर को एग्जिस्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी इन एक्शन. को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत एसेंशियल है, जरूरी है. द राइट प्रोमोट नेशनल यूनिटी अमंग द वेरियस स्टेट विच बिलोंग टू अ डिफरेंट रेस, कास्ट, रिलीजन एंड कल्चर्स. अगर हम इस तरह की एक वननेस की बात करेंगे तो ये क्या करेगी? हमारे बीच में एक यूनिटी को प्रमोट करेगी, एक एकता, एक वननेस, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट करेगी. दिस राइट गारंटी दैट माइनॉरिटी शुड नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द मेजोरिटी वेयर दे शुड ऑल्सो गिवन द राइट टू डिटरमाइन देयर कल्चर, सिविलाइजेशन एंड विद द मेजोरिटी कम्युनिटी. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो माइनॉरिटीज़ है ना, उनको भी राइट्स दिए जाए. जो मेजोरिटी और माइनॉर, ऐसा ना हो कि अगर मेजोरिटी जो है वह शासन कर रहा है तो माइनॉरिटीज़ को एकदम सप्रेस कर दो, उसको किसी तरह के राइट्स ना दे. तो ये कुछ ऐसी बातें हैं. लेकिन देखो अगर हम इसके कुछ चैलेंजेस देखें तो चैलेंजेस वही हैं कि अगर जो एक स्टेट के अंदर जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है या फिर एक जो माइनॉरिटी है वह क्लेम करेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, ये चैलेंज हो गया कि अगर आप इस पूरा नेशन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में आप क्या कर रहे हैं कि वायलेंस हो रहा है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, राइट्स नहीं मिल रहे हैं सभी ग्रुप को. तो ये सारी चीज़ें जो है वह इसके लिए एक चैलेंज होता है. तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की क्या होती है? कुछ चैलेंजेस होंगे, जैसे कि हम अगर यूएसएसआर की हम बात करें या फिर हम और भी विश्व में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपको दे रखे, आप इसमें पढ़ लेना. तो देखो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन रिजल्टेड, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ स्टेट, रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, है ना. तो ये डिसइंटीग्रेशन का कारण बना. रिजल्ट द यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट, जैसे जर्मनी और इटली, इसके एकीकरण का कारण बना. रिजल्ट द स्टेट लाइक अगर हम फिनलैंड की बात करें, चेकोस्लोवाकिया की बात करें, तो इन सभी के द्वारा क्या क्या जो सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर काम किए गए वो कुछ एग्जाम्पल. सारे लिखने जरूरी नहीं बच्चों, एक दो लिख लो वही ठीक है.
ठीक है। तो यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चंस, अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चंस को पूरा एक फ्लो चार्ट में डेवलप कीजिएगा कि एक ही पेज पर जो है वह आपको सारा मिल जाए और उसमें आप अपने बहुत इजी तरीके से जो है वह याद कर पाओ कि हाँ। देखो, नोट्स मेकिंग, जब आप साल भर इस तरह के नोट्स बनाएंगे फ्रेंड्स, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेंस जो है वह ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि केवल प्रीलिम्स नहीं है ना, हमें मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। और जब इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि वर्ड केवल एक नेशनलिज्म, और उस नेशनलिज्म में लिखे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, नेशनलिज्म में देखो जैसे कि हमने पैराडॉक्स देखा कि अगर फ्रीडम स्ट्रगल है और वही माइनॉरिटीज क्लेम कर रहा है तो उसके बीच में क्या पैराडॉक्स है, उसका क्या सॉल्यूशन हो। ये सॉल्यूशन जैसे कि आज आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ते हो ना, उसमें भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि आप नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको समझ गए हो। इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनको आप इंटरलिंक कर पाओगे, आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। ठीक है, चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस आज मैंने ऐड किए हुए हैं ताकि आप, और लास्ट हमारा इसमें टॉपिक है नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। अब देखो इस मतलब अगर हम पहले, मैं इस वर्ड की बात बताती हूं आपको, इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ लो, प्लूरलिज्म का हिंदी हुआ बहुलवाद। ठीक है, और ये जो बहुलवाद दैट मीन्स, या प्लूरलिज्म दैट मीन्स, चाहे हम रिलीजन की बात करें, ठीक है, सभी देशों में बात हो रही है, केवल हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिशन हो, चाहे कल्चर हो, चाहे लैंग्वेज हो, ठीक है, रिलीजन हो, तो ये सारी चीजें क्या है, सबकी सेम है या फिर अलग अलग है, डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये जो डाइवर्सिटी है, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है, कोई भी नेशन स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको एक वन कल्चर वन नेशन जो है वह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई सोसाइटी को एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी कोई सोसाइटी का एग्जिस्टेंस है ही नहीं जिसमें केवल एक ही कल्चर या एक ही रिलीजन की, है ना। सो यहाँ पर प्लूरलिज्म मतलब क्या है, एक पॉलिटिकल फिलोसफी होल्डिंग दैट पीपल ऑफ डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लाइफस्टाइल कैन को एग्जिस्ट इन द सेम सोसाइटी एंड पार्टिसिपेट इक्वली। तो वो क्या कर रहे हैं कि उस नेशन में इक्वली जो है वह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदार है, लेकिन उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, चाहे हम इकोनॉमिक कह लें, चाहे हम हिस्टोरिकल कह लें, ठीक है, या फिर हम उनके तरीके कह लें, उनके विश्वास की बात करें कि फिलॉसफी जो है उनकी अलग है। हाँ, वो एक फैक्टर है कि नेशन एंड नेशनलिज्म में हमने शेयर्ड बिलीफ्स की बात की थी, हमारे साझे विश्वास होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर उनके विश्वास की जो फिलॉसफी है वो भी अलग अलग है, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट बिलीफ्स और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बाद भी अगर लोग साथ में कोएग्जिस्ट है एक सेम सोसाइटी में, सो दैट इज कॉल्ड प्लूरलिज्म, है ना। So देखो, once we abandon the idea of one culture and one state, it become necessary to consider the way which different culture and community can survive the flourish with a country. And it is a pursuit of this goal that many democratic society today have introduced measure for recognizing and protecting the identity of culture minority community living with their territory. ठीक है, और जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को इंश्योर किया गया है कि जो माइनॉरिटीज है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, चाहे वह लैंग्वेज के, अच्छा ये बताओ कमेंट करके कि माइनॉरिटी मानने का, माइनॉरिटी हमने किसको माइनॉरिटी किन बेसिस पर बनाया, क्या आधार है। जैसे कि रिजर्वेशन के हमने आधार अलग बना रखे, है ना, जब ईवीएस आया 10%, तब एक नया संशोधन हुआ, हमने एक नया ग्राउंड जोड़ा कि हम इस ग्राउंड के बेसिस पर भी रिजर्वेशन जो है वह दे सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किन मेजर्स को, किन आधारों को माना गया है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हम देखते हैं कि एक संस्कृति, एक राज्य का जब मन में विचार आता है तब क्या जरूरी हो जाता है कि अलग अलग जो संस्कृतियां हैं और समुदाय जो है वह एक ही देश में रह सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस विचार के पीछे ये बिल्कुल भी भावना नहीं होनी चाहिए, ये इसका इंटेंट नहीं होना चाहिए कि एक ही कल्चर रहे, है ना। तो डिफरेंट जो एक बहुलवाद है, जो एक प्लूरलिज्म है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। डिफरेंट ट्रेडिशन एक सोसाइटी में साथ में कोएग्जिस्ट कर सके, ऐसी एक सोसाइटी, और यही एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे
Indian Constitution has an elaborate set of provision for the protection of religious, linguistic and cultural minorities. तो चाहे धर्म हो, चाहे भाषा हो या फिर संस्कृति हो, इस आधार पर उसको उनको प्रोटेक्ट करने की जो बात है वह की गई। तो क्या आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 29 एंड 30। आप कभी आंसर लिखे। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लूरलिज्म से इसको जोड़ देना, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस पूछती हूँ। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट मेरिट ऑफ नेशनलिज्म। Nationalism make an individual to feel that the nation is above all and raise the standard of thinking and behaving an individual about nation. व्यक्ति के सोचने का जो एक तरीका है, उसका जो फील है उसको बढ़ा देता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण बढ़ा देता है। Nationalism assert independent living and thinking among the citizen of country, and nationalism give an opportunity to each nation for development of its culture and develop the sense of pride toward the culture and heritage of a nation. क्या nationalism जो है वो हमारे heritage, हमारे culture के लिए pride, एक गर्व की भावना को हमें महसूस कराता है? आप बताएंगे इसका क्या आंसर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ नेशनलिज्म। द पीपल ऑफ अ न्यू स्टेट acquire a new political identity based on a membership of a nation along with the state loyalty and common language, and it is quite difficult to arrive at a precise and widely accepted definitions of nationalism. कोई ऐसी डेफिनेशन है जो आप नेशनलिज्म की? अभी तक पूरा चैप्टर खत्म होने को है, लेकिन क्या अभी तक हम एक डेफिनेशन पे पहुंच पाए? बड़ा ही डिफरेंट सा टास्क है कि हम नेशनलिज्म को एक परिभाषा में बांध दें या उसको एक। अगर आपको राष्ट्रवाद लिखना है तो आप राष्ट्रवाद के बारे में यही लिख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वह राष्ट्रवाद के अंदर आती हैं, और इसके अलावा जो और कॉन्सेप्ट राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं उसको समझाना है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन बच्चों जो है वह नहीं हो सकती। क्लियर? चलिए, इसके अलावा नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म, जब हम प्लूरलिज्म की बात करेंगे तो इसमें कुछ बातें जो आपको याद रखना है कि किस तरीके से नेशनलिज्म तो ठीक है, लेकिन माइनॉरिटीज़ और अदर ग्रुप जो है, सिंगल लाइन में आपको यही याद रखना है कि इन्हें भी जो राइट्स है वह दिए जाने चाहिए, ताकि जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वह सुरक्षित रहे, और जो इस तरह की माइनॉरिटीज़ हैं वह सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो बात है वह ना करें, है ना, कि उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए। ऑलरेडी आप उनको इतने राइट्स दे दें कि भाई एक डेमोक्रेटिकली तरीके से जो है वह सर्वाइव कर ले जाएं, अपना डेवलप कर जाएं, और उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े अलग से आइडेंटिटी की, अलग से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की, अलग से ऑटोनॉमी की। तो यहाँ पर एक बेस्ट तरीका जो इसमें बताया हुआ है कि नेशनलिज्म तो ठीक है, लेकिन जो प्लूरलिज्म है उसको भी ध्यान में रखा जाए, और जो कम्युनिटीज है या फिर जो सोसाइटी में सभी लोगों के एक इक्वल जो राइट्स हैं, इक्वल जो चीजें हैं वह प्रोवाइड हो, उन्हें अपॉर्चुनिटीज इतनी मिले कि वह अपना जो डेवलपमेंट है वह कर सकें। सो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल फाइनल शेल्टर जो है वह नेशनलिज्म नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ह्यूमैनिटी की कॉस्ट पर नेशनलिज्म नहीं चाहिए। और देखो ये जो इनकी लाइन है ना कि ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट पर नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, नेशनलिज्म को प्रायोरिटी नहीं है, ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी है। तो आप अभी जो रिसेंटली अगर हम देखें करंट कॉन्टेक्स्ट में जो देखते हैं कि वॉर है, वायलेंस है, ठीक है, इसको कैसे ये जो लाइन है आप ये सभी चीज़ों मतलब कंक्लूड कर सकते हैं इस एक लाइन में, या इसे क्वेश्चन बना ले और इसके बारे में लिखने की कोशिश करें करंट कॉन्टेक्स्ट को लेकर। तो बस यही कोशिशें जो है वह आपको करना है, ठीक है। तो बस यही है कि लोकतांत्रिक जो भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ है उसमें अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वह इस तरह की डिमांड को उठाएंगे कि उन्हें मोर राइट्स, मोर ऑटोनॉमी, मोर रिसोर्सेज चाहिए, तो आप उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। बट अ न्यू स्टेट और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करना एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, देखो, राष्ट्र किस प्रकार बाकी सामूहिक संबद्धताओं से अलग है? हाउ इज अ नेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? वही बातें जो हमने लिखी कि किस तरीके से स्टेट में, अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली तो डायरेक्ट और पर्सनल एक इंट्रैक्शन से और पर्सनल नॉलेज हमें बेसिकली होता है, बट नेशन में ऐसा नहीं होता। नेशन जो है डिफरेंट क्लैन्स, ट्राइब एंड किनशिप विच टाई टू marriage and descent link member of each other. So even if we do not personally know all the member, we can.
But as a member of a nation, we may never come face to face most of fellow nationals or nor need we share tie descent with them. मतलब हमें ज़रूरत नहीं होती किसी डिसेंट टाई डिसेंट लिंक की, बस जब ज़रूरत होती है तो हम एक साथ आ जाते हैं. यही नेशनलिज्म है और यही जो है वह बाकी डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटी से नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग करता है. ठीक है. एंड तो बस देख लीजिएगा कि जो फैमिलीज है उसमें हम पर्सनली जानते हैं, बट एक नेशन में सभी लोगों को जानना, 140 करोड़ लोगों को जानना इज नॉट पॉसिबल. बट फिर भी हम एक महसूस करते हैं कि हाँ हम इंडियंस हैं ना. बस वही तो बात हुई. चलिए, सो लिमिटेशंस क्या है. लिमिटेशंस पर 3-4 पीटी के क्वेश्चन हो गए, पर ये लिखा हुआ है, आप इसको एज अ क्वेश्चन जो है वह पढ़ लेंगे. और जो आपको बीच में बताया गया है वो सारे क्वेश्चंस वही है जो आपके लास्ट में दिए गए हैं. ठीक है. आप इनको लिखने की कोशिश करना. कुछ क्वेश्चंस हो सकता है छूट गए हों. तो आज की क्लास में देखो हमने क्या क्या जाना. सेकेंड लास्ट चैप्टर था. लास्ट चैप्टर आपको मिलेगा सेकुलरिज्म, है ना. इंट्रोडक्शन की बात की, नेशन एंड नेशनलिज्म की बात की, नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन देखा, नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म की बात की. ठीक है. और पूरा चैप्टर करने के बाद हमें एक बात समझ में आई कि हमें लास्ट तक हमने बहुत कोशिश करी पर हमें नेशनलिज्म की परिभाषा नहीं मिली, है ना. तो डिफाइन करना इतना आसान अगर होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को परिभाषित नहीं किया जाता. जैसे कि अगर हम सिटीजन वर्ड की बात करें तो सिटीजन के लिए प्रोविज़न तो है, बट सिटीजन जो वर्ड है इसको परिभाषित नहीं किया. संविधान में अनटचेबिलिटी के लिए तो प्रोविज़न है, बट अनटचेबिलिटी को परिभाषित नहीं किया. बहुत सी ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं जिसके प्रोविज़न तो है बट उसे डिफाइन नहीं किया गया. वैसा ही डिफ़िकल्ट टास्क था, वैसा ही डिफ़िकल्ट टर्म था नेशनलिज्म, जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर पाए. बट हाँ, हमने इसके आजू बाजू और जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है उस सबको हमने पढ़ लिया. तो आपके लिए होमवर्क देती हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स बताइएगा कि क्या उनकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है या नहीं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया सिटीजन, क्या सिटीजन की डेफिनेशन दी गई है. ठीक है. सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.